हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विषय विज्ञान के हम 2021 बोर्ड के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको बताएंगे। यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न आज हम 5 आपको बताएंगे, ऐसे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपको 2021 बोर्ड में आपको जरूर से जरूर ही आना है। तो आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो दोस्तों आपका 8 नंबर पूरा हो जाएगा। यानी आपका जो हाई स्कूल में है नंबर, आपका विज्ञान में 8 नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। चूंकि दोस्तों हम आपको इसमें हम 5 ऐसे महत्वपूर्ण यानी 5 हम ऐसे अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ऐसी कौन सी धातु है जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है। कारण सहित लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा पिछली बार में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों हम आपको साथ में बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों कि ऐसी कौन सी धातु है दोस्तों, मतलब आपको कि जिसमें जंग नहीं लगता। दोस्तों आपको पता होगा कि उसकी जो क्रियाशील धातु होती है यानी जो इसकी क्रियाशीलता की क्षमता होती है दोस्तों वो बिल्कुल कम होती है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगता। यानी जब उसमें क्रिया करने की क्षमता नहीं रहती है तो दोस्तों तो वायु से वह क्रिया नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसकी जो होगी जंग लगने की जो सरलता होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी बहुत ही कठिनाई से उसमें जंग लगता है। तो चलिए दोस्तों हम उस पदार्थ को लिखते हैं यानी उस धातु को लिखते हैं जो हमारा धातु है जिन पर जंग नहीं लगता, बहुत ही आसानी तरीके से। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पहला है कौन सा धातु है, एल यानी दोस्तों क्या है, वो सॉरी एयू यानी गोल्ड है, यानी सोना है हमारा क्या, ये हमारे सोना। सोना जो है दोस्तों इसमें मतलब ये इसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, चूंकि कारण कारण इसका है कि इसमें क्रियाशील यानी इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए इसमें जंग बहुत ही कम लगता है, यानी लगता ही नहीं है, ना के बराबर लगता है। और दूसरा धातु है दोस्तों प्लेटिनियम, यानी पीटी है हमारा क्या, प्लेटिनम। प्लेटिनियम दोस्तों एक ऐसी धातु है जिसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम है, यानी इसमें 3 धातु हैं जिसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम है, यानी इसमें कोई भी क्रिया करने की क्षमता नहीं रख होती है। तो इन पर जब क्रिया करने की क्षमता नहीं रहती है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ना तो जंग लगता है ना ही और किसी से रिएक्ट करते हैं। तो चलिए लिखते हैं क्या, तीसरा हमारा क्रोमियम। क्रोमियम यानी Cr। दोस्तों हम आपको पूरा प्रतीक के साथ बता रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। दोस्तों Cr यानी Au हमारा क्या हो गया, गोल्ड प्लेटिनियम क्रोमियम, यानी ये 3 ऐसे धातु हैं जिसमें जंग सरलता से नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता है तो लिखते हैं क्या कि ऐसी धातु हैं, यानी ये सब ऐसी धातु हैं, ऐसे धातु हैं जिनमें जंग सरलता से नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है दोस्तों, कारण भी बताना है, चूंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि इसकी क्रियाशीलता जो होती है बहुत ही कम होती है। तो लिखेंगे क्या, क्योंकि इन धातुओं की इन धातुओं की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। इन धातुओं की क्रियाशीलता बहुत कम बहुत कम होती है, कम होती है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना लिख देते दोस्तों आपको 4 नंबर मिल जाएगा। इसमें से दोस्तों आपको 2 न 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आना ही है दोस्तों, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि धातु की वायु से क्रिया का उदाहरण दीजिए, यानी धातुओं से जो क्रिया वायु से करती है उसका एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम इसका उत्तर लिखते हैं क्या, धातुएं। पहले लिखेंगे दोस्तों धातुएं। धातुएं जो होती है क्या, वायु की उपस्थिति में जब पहले दोस्तों अगर आपको पूरा रिएक्शन याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। तो लिखेंगे क्या, धातुएं जो होती हैं वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से जब क्रिया करते हैं तो दोस्तों हमें धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं जो जब वायु से क्रिया करती हैं। तो चलिए इस बात को दोस्तों में लिखना है कि धातुएं वायु की उपस्थिति में जब वायु की उपस्थिति वायु की उपस्थिति से जब क्रिया करती है दोस्तों, से क्रिया
करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, या धातु ऑक्साइड बनाएगी या ऑक्साइड बनाएगी दोस्तों जब वायु से क्रिया करेगी। तो हमारा ये धातु, अगर धातु रहेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, वायु से कर रहा है तो ऑक्साइड बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो ये धातु है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी धातु ऑक्साइड हो जाता है, धातु में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित, सॉरी दोस्तों, यहाँ परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। अब दोस्तों हमें क्या लिखना है कि एक उदाहरण लिखना है दोस्तों। तो चलिए हम उदाहरण को लिख देते हैं दोस्तों। उदाहरण क्या लिख देते हैं, धातु प्लस, यानी कोई हमारा धातु है, धातु प्लस ऑक्सीजन, यानी वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर आप वायु भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर वायु भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या बनाएगा, यहाँ पर हमारा बनाएगा धातु ऑक्साइड बनाएगा। चूंकि हमारा ये धातु किसी में बदल जा रहा है, ऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड। अब दोस्तों हम एक उदाहरण लेते हैं, कोई धातु लेकर देते हैं। तो सीयू, हम कोई धातु ले लिए हैं। अब हमारा सीयू, सीयू हमारा क्या है, कॉपर है दोस्तों। सीयू अब हम किसके कराएंगे, ऑक्सीजन कराएंगे, O2 से कराएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीयू वो बनाएगा, CuO बनाएगा। अब दोस्तों से हम बैलेंसिंग करेंगे किस प्रकार से, देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। हमारे इसमें 2 कॉपर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, तो हमारा 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, यानी हमारा बैलेंसिंग पूरा हो गया। उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cu, यानी यहाँ पर क्या है, हमारा कॉपर ऑक्साइड है। बस दोस्तों आपको इतना ही लिख देना, आपको दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हमें आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा इसे। तो चलिए दोस्तों न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल की, एक अवतल दर्पण के सम्मुख, यानी कोई एक अवतल दर्पण है, उसके सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। रखी लंबाई जब 20 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप न्यूमेरिकल इस प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो आप चिन्ह परिपाटी के नियम को ध्यान दीजिएगा। अगर आप चिन्ह परिपाटी के नियम को नहीं पढ़े तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चिन्ह परिपाटी के नियम को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा सॉल्व करेंगे इसे। तो हमारा क्या है, दिया है, यानी वस्तु की लंबाई हमारा दिया है कितनी, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और रखी क्या, कहाँ पर रखी है, वस्तु के सम्मुख रखी है, अवतल दर्पण के सामने रखी है। अवतल दर्पण में जो होता है दोस्तों, अवतल दर्पण में दोस्तों जो वस्तु की लंबाई होती है वो प्लस होती है, यानी वस्तु जिस तरफ रहता है उस तरफ उसके धनात्मक लिया जाता है, यानी तो हमारा वस्तु की लंबाई हो जाएगी प्लस 20 सेंटीमीटर। और जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, यानी चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार से वो माइनस में होगी, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर और -सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, यानी रेखीय आवर्धन, अगर हमारा ये हमारा लंबाई हमारा h है, वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई h डैश है, तो हमारा जो रेखीय आवर्धन होता है, यानी m बराबर जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। तो चलिए इस बात को लिखते हैं दोस्तों, क्या प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अब दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये m बराबर हो जाएगा क्या, वस्तु की लंबाई हमारी 20 सेंटीमीटर, और कितना, वस्तु की लंबाई है -10 सेंटीमीटर, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई -10 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, कटकर हमारा m बराबर 1/2 हो जाएगा, m बराबर 1/2 हो जाएगा। तब दोस्तों हम लिख सकते हैं, अतः जो इसकी जो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की जो रेखीय आवर्धन होगा वो क्या हो जाएगा, m बराबर होगा 1/2 होगा इसका रेखीय आवर्धन। तो आप इतना लिख देंगे दोस्तों, आपको 4 नंबर बिल्कुल बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक की परिभाषा दीजिए। तो चलिए दोस्तों है, तो पहले हमें ध्यान देना होगा दोस्तों कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो चलिए इस बात को दोस्तों हम लिखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पीयर, आपको पता है दोस्तों। तब हम उसी से क्या बनाएंगे, अपना जो बनाएंगे उसी से हम अपना परिभाषा बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं क्या, कि विद्युत धारा
विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर। और एम्पीयर जो होता है दोस्तों, एम्पीयर जो होता है कि विद्युत धारा की प्रवाहित मात्रा होती है, यानी विद्युत धारा जितनी प्रवाहित होती है उतनी ही उसकी एम्पीयर होती है, यानी एक एम्पीयर में विद्युत धारा की प्रवाहित मात्रा क्या होगी? एक ही होगी। तो चलिए दोस्तों हम इस बात को लिखते हैं क्या? एम्पीयर, एक एम्पीयर, एक एम्पीयर विद्युत धारा की मात्रा होती है, विद्युत धारा की मात्रा होती है, की मात्रा होती है। और दोस्तों जब मात्रा होती है, जो एक कूलाम यानी जो एक एम्पीयर की विद्युत धारा की मात्रा होती है वो एक कूलाम आवेश के चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। यानी जो होती है, जो एक कूलाम आवेश, जो एक कूलाम आवेश, आवेश के किसी किसी चालक किसी चालक से 1 सेकंड, किसी चालक की जो 1 सेकंड है उसमें प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। हमारा दोस्तों ये क्या हो गया? हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक का परिभाषा हो गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपको 2019 और 2020 में भी पूछा गया था, लगातार ये दो सालों से पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम पांचवा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यानी इसका कहने का क्या तात्पर्य है? तो चलिए हम इस बात को लिखते हैं दोस्तों। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का अर्थ होता है कि एक किसी एक बिंदु से, यानी कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाते हैं, उसी को हम 1 जूल कार्य कहा जाता है या किया जाता है। चलिए इस बात को लिखते हैं। 1 वोल्ट विभवांतर का अर्थ है, विभवांतर का अर्थ है दोस्तों, अर्थ है कि एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया, ले जाने में यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या ले जाने में? एक कूलाम आवेश को ले जाने में। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को, यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश हो जाएगा यहाँ पर, एक कूलाम आवेश यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल किया जाता है, किया गया कार्य 1 जूल किया जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि 1 वोल्ट को विभवांतर का कहने का मतलब है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई एक हमारा कूलाम आवेश है, जिससे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो 1 जूल होता है, तो उससे हम 1 वोल्ट या विभवांतर कह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारा पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसी प्रकार से। दोस्तों आज की वीडियो में बस नहीं, तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, जिसमें 8 नंबर दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन को कर लेते हैं तो वो भी हमारा 8 नंबर मिलता है, मात्र एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।